ने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के नियमित कुलपति के साथ एडिशनल चार्ज के नाते 3 साल पूरे हुए हैं। इन 3 सालों में विश्वविद्यालय ने कई आयामों को लेकर के जिस तरह से अभूतपूर्व तरक्की कई मायनों में की है, इसके लिए मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार अधिकारी जो मेरे साथ हैं उनको बधाई देता हूँ। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर शिव के वर्मा जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामला, डीन प्लानिंग प्रोफेसर जोगिंदर, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर ममता मोक्टा, फाइनेंस ऑफिसर श्री जसवाल जी, प्रोफेसर शशिकांत जी जो कि जर्नलिज्म विभाग के एचओडी हैं, प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा जो कि पूरा नेटवर्किंग और कंप्यूटर के इंचार्ज भी हैं, प्रोफेसर रमेश जो आईक्यूसी के डायरेक्टर हैं, चीफ वार्डन प्रोफेसर आर जिट्टा, हमारे विश्वविद्यालय डीसी ऑफिस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुदर्शना भंडारी और हमारे साथ प्रोफेसर नितिन व्यास और बाकी आए। इन 3 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने 3 साल पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग ली थी तो पहला तो मैंने ये सोचा था कि ये मेरा अल्मा मैटर है और देवभूमि में अपने अल्मा मैटर को सर्व करने का मौका कुलपति के नाते मिला। तो इसके लिए यही कारण था कि ईश्वर को धन्यवाद करते हुए मैंने ये चार्ज 3 साल पहले लिया था। मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, 1970 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसके बीच कई तरह के चैलेंजेस थे और उस समय में मैंने ये कहा था कि मैं 3 टियर स्ट्रेटेजी पे काम करूँ। पहला मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, दूसरा रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन और तीसरा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हमने पहले जो गैप्स थे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने ज्वाइन किया उस समय में एसएसआर लगभग तैयार थी नैक के लिए, वो सबमिट होनी थी। 1 महीने का समय मैंने बढ़वाया था नैक को रिक्वेस्ट करके। और सबसे पहला हमारा जो मेन चैलेंज था वो था नैक, क्योंकि हमारे पास A ग्रेड था और जब A ग्रेड पहले आया था उस समय में नैक पीयर टीम जो असेसमेंट करती थी उसी के बेस पे वहाँ पर स्कोर दिया जाता था। ये बदलाव हुआ था, 70-30% का। 70% जो है वो थर्ड पार्टी इवेलुएट करती है बेस्ड ऑन व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स वी सबमिटेड टू द नैक। उसका थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इवेलुएशन करने के बाद जो अभी नेट पीयर टीम आती है उसके यहाँ पे 30% और पूरा वेटेज लग करके उसके बाद स्कोर कैलकुलेट होने के बाद ग्रेड आता है। तो हमें खुशी इस बात की है कि ये विश्वविद्यालय कामयाब हुआ A ग्रेड को मेंटेन रखने में। दूसरा कुछ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अगर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में वी आर द पायनियर इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट एज फार एज Himachal Pradesh University is concerned, where we have also the affiliated colleges, therefore there were certain challenges for the implementation of national education policy in this university.
क्योंकि उसके लिए माइंडसेट सबका बनाना, पूरे स्टेक होल्डर्स के बीच में जाकर के ये बात पहुंचानी, प्रिंसिपल्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, शोधार्थियों के बीच में। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहला कुछ निर्णय लिया, क्योंकि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट तो था ही, मल्टीपल एंट्री एग्जिट तो हम इसको शुरू कर ही रहे हैं इस सत्र से। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब है कि 3 साल से 4 साल अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, और उन 4 साल में जो 1 साल कंप्लीट करके जाना चाहेगा, निकलना चाहेगा, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं और माइग्रेट होना चाहता है, या अपना जॉब लग जाती है, या कोई इकोनॉमिक के कारण, तो 1 साल के बाद हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के बाद हम डिप्लोमा देंगे, 3 साल के बाद हम ग्रेजुएशन 2 तरह की देंगे, ग्रेजुएशन ऑनर्स और ग्रेजुएशन विद रिसर्च, और 4 साल 3 साल के बाद डिग्री देंगे, 4 साल के बाद फिर हम 4 ईयर डिग्री देंगे विद रिसर्च एंड विद ऑनर्स। इस तरह का 4 साल का होगा, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं। 3 साल के बाद वो कंडीशन पूरी करेंगे तो चौथे साल में एंटर करेंगे, अन्यथा वो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों तरह का ही चलेगा, 1 साल का भी चलेगा, 2 साल का भी चलेगा, और उसी तहत क्योंकि 5+3+3+4+ जो सिस्टम था ये 4+1, उसमें जो अभी हमने हाल ही में एक डिसीजन लिया है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो कि एलिजिबल थी ITAP का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बीएड अब 4 साल का होने जा रहा है। 4 साल के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इसको अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई किया था, और मुझे खुशी इस बात की है कि हाल ही में जो है NCT ने ये एक्सेप्ट कर लिया है हमारा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सत्र से 4 साल का ITAP के तहत, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने ITAP को क्वालिफाई किया है, अप्लाई करने के बाद उसको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी क्वालिफाई किया, और इस सत्र से हम 4 साल का बीएड शुरू करने जा रहे हैं, वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। दूसरा, जो हमारे पास लंबे समय से एक डिमांड चली आ रही थी इंजीनियरिंग को लेकर के, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब UIT जो हमारा है, UIT यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले UIT है, UIT किया था, उसका एक बहुत लंबे समय से हमारे पास डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास BTech था, उसमें MTech नहीं था और PhD नहीं था। तो वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल अप्रोच के तहत हमने ये सुनिश्चित किया कि हम हमारे पास हमने टू स्टार्ट विद 3 विषयों में हमने MTech किया, MTech के साथ ही हमने PhD स्टार्ट करने का भी निर्णय लिया। हमारा UIT विभाग एक ऐसा विभाग है विश्वविद्यालय का, क्योंकि विश्वविद्यालय अल्टीमेटली किस तरह से सेल्फ रिलायंट बने, मतलब आत्मनिर्भर विश्वविद्यालयों को अल्टीमेटली होना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारी डिपेंडेंसी हमारी सरकार पे कुछ कम होनी चाहिए, उस तरह का आत्मनिर्भर बनने का प्रयास हमने किया। कुछ इस तरह के कोर्सेज भी हमने स्टार्ट किए, और उसी तहत UIT में जो हमने कुछ चेंजेस की, आज की डेट में हमारे पास लगभग 13 से 14 करोड़ रुपया जो है केवल UIT विभाग से हमारे पास रेवेन्यू के रूप में आ रहा है। इसी तरह से हमने कुछ कोर्सेज और भी नीड बेस्ड कोर्सेज, हालांकि हमारे पास जगह की कमी है, जगह की कमी के कारण हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अभी हमने जो है कुछ एक जितने हमारे पास एड ऑन हमारे 25 एड ऑन कोर्सेज जो है हमने जो स्किल और वोकेशनल बेस्ड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत हमने एड ऑन कोर्सेज शुरू किए हैं, यानी कि पूरी तरह से उसको एंट्री एग्जिट में लाना और ABC को अडॉप्ट करना, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि अगर हम आज अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमारा विद्यार्थी जो है वो दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाएगा, कहीं और विश्वविद्यालय में जाकर, क्योंकि हम सिस्टम से कट जाएंगे। तो इसलिए हमारे को इट इज कंपल्सरी ऑन आवर पार्ट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों ने अब ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट NAD में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया है। वीरेंद्र जी उस चीज को देख रहे हैं, और लगभग 2.25 लाख विद्यार्थियों ने अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि उन्होंने NAD में ABC के तहत रजिस्टर्ड करवा दिया है, क्योंकि वही विद्यार्थी को वो सारी सुविधाएं फ्लेक्सिबल अप्रोच वाली, मल्टीडिसिप्लिनरी वाली, इधर से शिफ्ट होने वाली, वो जो है वो सारी सुविधाएं हमारे विद्यार्थी को उसमें एनरोल होना जरूरी है। वो एनरोलमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी को एनरोल होना है, वो हमारा लगभग पूरा हो गया है।
हमने ये सुनिश्चित किया था कि क्योंकि हम तो चाहते थे कि एक विस्तार के रूप में कुछ और कोर्सेज हम पैरामेडिकल भी शुरू करें, कुछ और कोर्सेज भी शुरू करें, फार्मेसी के भी शुरू करें, लेकिन जगह ना होने के कारण मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय कुलाधिपति आदरणीय श्री प्रताप शुक्ल जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मैं गया, मैंने कहा कि पूरा कंप्लीट हमारा सैचुरेशन आ गया है और उस सैचुरेशन को तोड़ने के लिए हमें इसका विस्तार कहीं करना है। तो बहुत साल पहले हमें एक चिन्हित की थी लैंड धनाटी के पास, तो उन्होंने तुरंत वहाँ आदेश किया और हमारा भी जो कंस्ट्रक्शन विंग है उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो लैंड जो है वो पूरी क्लियरेंसेस होकर के हमारे को मिल जाएगी और अगला जो हमारा विस्तार जो हमें करना है, इसका सेकंड अगर हम कहें कि कैंपस 2 जो है वो हमारा धनाटी में बहुत जल्दी शुरू होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक जो लगातार था कि पीएचडी को लेकर के, तो पीएचडी को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने बेशक हमने टीचर्स के लिए थी, कॉलेज टीचर्स के लिए थी, वार्ड्स के लिए थी, कंप्लीट एंट्रेंस हमने पहली बार हमने कहीं कोई एडमिशन पीछे 3 साल में बिना एंट्रेंस के पीएचडी में नहीं की। पूरा तरह से क्वालिटी के साथ साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमने प्रयास किया है ट्रांसपेरेंसी लाने का। एग्जामिनेशन को लेकर के हमने यहाँ हमारे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बैठे हैं, एग्जामिनेशन को लेकर के हमने पूरी तरह से रिफॉर्म लाया है। रिफॉर्म इन द सेंस हमने ये सुनिश्चित किया है कि रिजल्ट जल्दी निकले। जहाँ रिजल्ट पीछे 6 महीने बाद निकलते थे, हमने इस बार 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट निकाल दिए थे। आगे हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि 2 महीने में सारे रिजल्ट निकल जाएं और उसके लिए हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस को लेकर के, कमाई कॉलेजेस को लेकर के, कुछ पूरे प्रदेश भर में कुछ क्लस्टरिंग की है ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो जल्दी निकले। और पहले जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्दी निकले तो फाइनल ईयर के हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन को लेकर के इस बार हम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट डिले ना हो, उन्होंने बाहर भी अप्लाई करना होता है और इधर उधर भी अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है। लगातार वाइस चांसलर साहब हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के एक कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन भी हैं। हमने पीछे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बैठक भी की थी और हमने उसमें सुनिश्चित भी किया कि क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमने फाइनेंस ऑफिसर को भी ये काम दिया था और एक तो रिजल्ट अभी आ ही गया है। हमने चाहा था क्योंकि हमारे पास नोएडा में जो बहुत लंबे समय से एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खाली पड़ी थी, वहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख रुपया हमारा खर्चा हो रहा था परिणाम। अब हमने इसको एनटीए को दे दिया है, एग्रीमेंट हमारा फाइनल हो गया है एनटीए के साथ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास वो किराया आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमने कुछ और भी चरणबद्ध तरीके से कुछ और हमने जो लिए हैं, कुछ एक फीस है, हमने ऑनलाइन तो कर दिया, हमारे ईआरपी पे खर्च हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन के लिए विद्यार्थियों से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये फीस हम थोड़ी सी भी इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कहीं फीस बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, पीछे विद्यार्थियों को लगा कि हम फीस बढ़ा रहे हैं, हम उनकी फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं नहीं है, जहाँ ये फीस नहीं थी, अगर हम उसमें 200 रुपया 250 रुपया भी करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया हमारा वो रेवेन्यू आएगा। विश्वविद्यालय को अपने ढंग से क्योंकि आगे बढ़ना है, विश्वविद्यालय को अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ भी आना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस वजह से कुछ स्टेप्स और भी हमने लिए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये, लेकिन ये इट्स नॉट ए जॉब ऑफ ओवरनाइट, ये टाइम लगेगा। जो स्टेप्स आज हम ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे मैं फिर कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ना ही होगा। अगर मैं कहूँ कि पिछले 3 साल में विश्वविद्यालय ने अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करूँ तो जो मैंने डाटा अभी मंगवाया था, तो लगभग 1300
पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने छापे हैं। वो रिसर्च पेपर जो कि या तो यूजीसी केयर लिस्ट में है या स्कूपर्स लेवल के है। बहुत बड़ा पब्लिकेशंस है, पेपर नज़र नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा है। लगभग 1300-1400 पेपर्स का और लगभग 500 पुस्तकें जो है हमारे इस दौरान निकली हैं। पेटेंट्स लगभग 15 के आसपास पेटेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के आए हैं। और हमने इनक्यूबेशन के तहत हमने ये भी निर्णय लिया था कि कुछ सीड मनी जो हम देंगे, सीड मनी का प्रावधान हमने रखा था रिसर्च के लिए। जो फैकल्टी मेंबर्स बाहर जाना चाहते हैं, हमने एक और हमने कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पार्ट है इंटरनेशनलाइजेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन में हमने कुछ इंटरनेशनल समझौते, जैसे इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने समझौता किया था। और धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्पेस बन जाएगा, हमारा अगला जो टारगेट है इसको, क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे शोधार्थी रिसर्च अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि कुछ यूजीसी ने प्रावधान भी किया है और उस प्रावधान के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के लेवल पे जब हम कोलैबोरेशंस करेंगे तो कोलैबोरेशन में स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज तो होगा ही, लेकिन एक और जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, ट्विन डिग्री प्रोग्राम। यानी कि एक विद्यार्थी की अगर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक विद्यार्थी एक ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी ग्रेजुएशन जो है वो ब्लेंडेड मोड में क्रेडिट को पूरे करते हुए कर सकता है। वो कैपेसिटी है विद्यार्थी की। एक विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहता है, वो भी विद्यार्थी कर सकता है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर आज की डेट में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, मैं हालांकि यहाँ एसपीओ के नाते हूँ, लेकिन वो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने जो एक अभी समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हमने ज्वाइंट डिग्री कर लिया। वही उसी एनालॉजी पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी बहुत जल्दी 3 विश्वविद्यालय हमने चिन्हित किए, 3 विश्वविद्यालयों के साथ इस तरह का ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम के हमने एंटर और ये भी प्रावधान है। आगे हम चल करके देखेंगे कि कुछ हमारे कैंपसेस, कुछ अच्छी जगह जहाँ हम समझौता करेंगे वहाँ खुलें और उनके कैंपसेस हमारे पास आएँ। लेकिन जगह की कमी होने के कारण अगला हमारा टारगेट ये है कि हमारा इंटरनेशनल हॉस्टल बने, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस बने, ताकि इंटरनेशनल स्कॉलर्स हमारे पास यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें और इस तरह से इंटरनेशनल जितने भी विद्यार्थी आएंगे उनके लिए सुविधाएँ हम क्रिएट करें। अगला हमारा ये टारगेट होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ साथ इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना। इनक्यूबेशन की मैं बात कर रहा था, हमारे पास एक स्टार्टअप हमारा इस बार एंटर हुआ है और पिछले 3 वर्षों में हमारा कंसल्टेंसी अमाउंट बढ़ा है। कंसल्टेंसी पहले बहुत मिनिमम कंसल्टेंसी थी, हमने प्रयास किया, 14 कंसल्टेंसी परियोजनाएं इस टाइम हमारे पास चल रही है। लगभग 80 लाख रुपया हमारा जो है वो कंसल्टेंसी से हमने अर्न किया है। पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय ने बाहरी एजेंसियाँ, वो चाहे ICSSR हो चाहे TST हो, उनको लेकर के लगभग 45 प्रोजेक्ट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स लाए हैं और उनसे लगभग 5 करोड़ रुपया जो है वो लेकर के आए हैं। हमने ये तय किया था क्योंकि पुस्तकालय हमारे पास एक यूनिक बिल्डिंग है, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, चारों तरफ से सीनिक है, लेकिन पुस्तकालय को सुदृढ़ कैसे किया जाए, उसमें ई रिसोर्सेज हों, ई लाइब्रेरी को पूरी तरह से उसको ऑटोमेशन पे डाला जाए, वो हमने प्रयास किया है। उसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपया हमने इस लाइब्रेरी पे खर्च किया है पिछले 3 सालों में। हमने आपको पता होगा कि हमारे पास रूफा की ग्रांट 2 चरणों में आई थी पीछे, एक 20 करोड़ रुपये आई थी पहले चरण में और दूसरे चरण में 10 करोड़ रुपये आई थी। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय PM रूसा उषा करके उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उच्चतर शिक्षा अभियान करके इस तरह का है, उसमें मेरू के तहत हमने अप्लाई किया था। मेरू जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी करके, उसमें हमने अप्लाई किया था। पूरे देश भर में केवल 25 विश्वविद्यालय हैं जिनको 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है।
मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों समझता हूँ, इस विश्वविद्यालय को भी 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। हरियाणा में लगभग मुझे लगता है कि 20 के आसपास सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ ये ग्रांट मिली हो 100 करोड़ रुपए की। हरियाणा में, पंजाब में, JNK में, मतलब मैं तो नेबरिंग स्टेट्स की बात करूंगा, कहीं भी किसी विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है। पहली बार इस विश्वविद्यालय को इतने बड़ी अमाउंट मिलना, इतनी बड़ी ग्रांट मिलना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी जो ये ग्रांट है, हमारे पास रुपा पर भी 20 करोड़ रुपए आया था, रुपा 2 में हमारे पास 10 करोड़ रुपए आया था, जो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए खर्च किया था। लेकिन अभी जो हमारे पास PM उषा में ग्रांट आई है 100 करोड़ रुपया, वो हमने नई कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 24 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया है। यानी कि 24 करोड़ रुपया हमने कंस्ट्रक्शन मल्टीफिकल्टी फेज 3 बिल्डिंग, हमारा रुका हुआ था काम ड्यू टू फंड, तो उसमें हमने पैसा डाला 8 करोड़ रुपए के आसपास। अब वो बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एकेडमिक ब्लॉक, जब हमारी पुरानी डिस्पेंसरी है उसकी जगह हमारा एक नया एकेडमिक ब्लॉक जल्दी बनेगा, उसकी हमारी PM उषा से ग्रांट हमने एलोकेट की है। मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी बने, जैसा मैंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने काफ़ी पैसा खर्च किया इसको, लेकिन और भी वो लाइब्रेरी इज द फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी जितनी अच्छी होगी और वही हमारा प्रयास है, तो लाइब्रेरी एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बने, उसके प्रयास के लिए हमने PM उषा से कुछ पैसा उस लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एलोकेट किया है। एक UILS का ब्लॉक था, वो अच्छी स्थिति में नहीं था, वो ब्लॉक दोबारा से बने, उसके लिए भी हमने PM उषा से यानी कि 24 करोड़ रुपया हमने नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो कि आगे हमने खर्च करनी है बहुत जल्दी, हमारी ये स्टार्ट भी हो जाएगा। हमारी इसमें DPR बन गई है और रेनोवेशन हमारे बहुत लंबे समय से डिमांड्स थी। हालांकि हम तो चाहते थे कि हॉस्टल्स बने, लेकिन हमारे पास स्पेस ना होने के कारण, लेकिन पैसे की कमी नहीं है, पैसा है हमारे पास, हो जाएगा, लेकिन स्पेस हम ढूंढ रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी आगे आने वाले समय में हमारे बॉयज हॉस्टल बने, गर्ल्स हॉस्टल बने और कुछ रेजिडेंसी बने, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हमने रेनोवेशन और अपग्रेडेशन ऑफ वर्क के लिए हमने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के लिए और रेनोवेशन ऑफ एकेडमिक ब्लॉक्स बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कुछ, तो उसके लिए भी 28 करोड़ रुपया हमने एलोकेट किया है। ये पूरा का पूरा आने वाले समय में 2 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में एक तरह से रेनोवेट हो जाएगी इस ग्रांट से। एक अच्छे स्मार्ट क्लासरूम्स बने, क्योंकि हम देखते हैं हम जहाँ भी जाते हैं, अभी हम एक डेलीगेशन, मैं एज बीइंग द सीनियर मोस्ट वाइस चांसलर ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, आई मीन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उसके नाते अभी हम दो बार मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन में गया हूँ, एक ताइवान गया हूँ, अभी एक फ्रांस में गया हूँ। तो हमने वहाँ पर जाकर के देखा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहली जो एम्बियंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसी नाते हम लैब्स, हम चाहते हैं कि लैब्स अच्छी है, अच्छी इक्विपमेंट, हमने बहुत पैसा खर्च भी किया है, लेकिन 40 करोड़ रुपया स्मार्ट क्लासरूम को बनाने के लिए और लैब्स बनाने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, साइंस सेंटर के लिए, एक साइंस सेंटर कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर बने इस तरह का साइंसेस के लिए, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। तो 40 करोड़ रुपया हमने उसके लिए एलोकेट किया है। और सॉफ्ट कंपोनेंट्स जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है, आउटरीच एक्टिविटीज़ है, कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ है, सेमिनार्स है, इसके लिए 8 करोड़ रुपया हमने रखा है। यानी कि इस तरह से बहुत बड़ी ग्रांट है। मैं एक फिर कहना चाहूँगा कि पहली बार विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये एक साथ मिलना, और जो कि हमने आने वाले 2 साल में खर्च करना है, इतनी बड़ी ग्रांट, और इससे एक कायाकल्प तो होगा। क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, उस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं, लेकिन उसका प्रावधान हमने कर लिया विश्वविद्यालय सेकेंड कैंपस के लिए। और हमारा जो एक और अभी हाल ही में हमने IIT रोपड़ के साथ MOU साइन किया था। IIT रोपड़ के साथ उसमें एक स्कीम है ANRF, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF के तहत पेयर करके PAIR, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, इसके लिए ग्रांट दी जाती है। हमारी यहाँ से टीम बनी थी,
रमेश जी उसमें गए थे, और भी हमारे महावीर जी हैं, नेगी जी हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, सभी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्टीमेटली ये प्रेजेंटेशन बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर में पेरिंग में एनआरएफ स्कीम में 10 करोड़ रुपया अभी हाल ही में विश्वविद्यालय को मिला है। हमारा हमने कोशिश की है कि यहाँ पर जितने भी छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का हमने सर्वे करवाया है, प्रयास कर रहे हैं उनकी, और छात्र हितों के लिए कॉमन रूम्स बने, उनके लिए इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी को और बढ़ाया जाए। हर विभाग में जो है स्वच्छ पानी उनको मिले। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए बसों का था, बसों का आउटसोर्स का हमने किया था कि शायद वो लेकिन जैसे विद्यार्थियों ने चाहा, हमने भी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय उनके लिए बसें खरीदेगा। वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, बसें खरीदने वाली। आने वाले समय में बसें और बढ़ाई जाएंगी, यानी कि विद्यार्थी हमारे लिए सर्वोपरि है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने कुछ कदम लिए हैं, और आने वाले समय में भी और नए कदम लिए जाएंगे। हमारे अभी नए एकेडमिक जो भवन है, वो चाहे विश्वविद्यालय फेज 3 बहुमंजिला भवन का निर्माण है, जो अंतिम चरण पे, जिसपे लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो लगभग तैयार है। पीएम उषा के तहत नया एकेडमिक ब्लॉक, जो भी मैंने पहले कहा कि पुरानी डिस्पेंसरी को हटा करके उसके लिए 9 करोड़ रुपए के तहत लगभग हमारा खर्च होगा। उसके लिए डीपीआर बन चुकी है, पूरा खाका तैयार हो गया है। पीएम उषा के तहत ही हमने मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 10 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, 10 करोड़ 16 लाख रुपया। पीएम उषा के तहत ही हमने यूएलएस का, हमने पहले बताया, हमने इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपया हमने किया है। परिसर 2 की डीपीआर लगभग हमने तैयार कर दी है, सर्वे चल रहा है, और बहुत जल्दी जो है हम वहाँ का काम भी शुरू करेंगे। जो आगे आने वाले समय में जो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी हमारे पास पैसा आए। हमने आने वाले समय में मल्टी स्टोरी पार्किंग कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी के साथ वहाँ पर 18 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पार्किंग स्पेस नियर फैकल्टी हाउस, जो कि मेन रोड हमारा जा रहा है, उसके लिए हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रखा है। पार्किंग स्पेस नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के लिए जहाँ चैरिटेबल एस्टेट के साथ, उसके लिए भी हमने लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। क्रिएशन ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर मेन गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है, 31,15,000 रुपए का प्रावधान रखा है। क्रिएशन ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे पास पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है कि पार्किंग को बढ़ाया जाए, पार्किंग स्पेसेस को। उसके लिए हमने पैसा का प्रावधान ये किया है। एक हमने लगभग 26 करोड़ रुपया हमने ये सारा जो नया ये आएगा। कुछ हमने पीछे, ये तो हमारा रूटीन मैटर था, कॉन्फ्रेंसेस कराना, कन्वेंशन कराना, राउंड टेबल करवाना, ये हमारा चलता रहा। लेकिन जो हमने नया स्टेप लिया, एक स्टेप लिया, हमें ये लगा कि एलुमनी को लेकर के एलुमनी भवन के लिए हमने एलोकेट की है, वो भी हमारा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमने पहली एलुमनी मीट हमने उस तरह की, जिसमें हमने 100 रत्न छांटे थे। 100 रत्न छांट करके जो हमारे एलुमनस थे, जिसमें अनुपम खेर भी आए थे, हमारे संजय करोल जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमारे जेपी नड्डा जी जो कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, और हमारे एलुमनी भी रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी इसके पार्ट बने थे, और जो उस समय के मुख्यमंत्री जो आज ऑपोजिशन लीडर हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी, और कई जजेस भी। इस तरह से हमने लगभग 100 रत्न जो है उनको सम्मानित किया। ये हमारी शुरुआत थी, बहुत बड़ा हमारा ये फंक्शन था, और उस समय में हमारे पास जो है 30 लाख रुपया वहाँ से आ चुका है, और मुझे लगता है 2 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से था, वो जब हमारे द्वारा एलुमनी मीट मैत्री के रूप में 15-16 जून 2024 को, ये तो हमने 2022 में करवाई थी अगस्त में, एक और फिर मैत्री के रूप में, इसी के फॉलोअप में जो हमारा डिकेडल था 90s का, उसके तहत हमने जो कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने पेट्रोल में डिनर भी होस्ट किया था, और उस समय में बहुत सी चीज़ें निकल करके आई थी, और 2 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें देने के लिए कहा
था, मुझे लगता है वो भी जल्दी आ जाएगा और हमारा एलुमनी भवन भी बन करके, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एलुमनी भवन जो कि यहाँ से निकल करके गया है, कभी हमारे उस समय में कनाडा से, यूएसए से, कई कंट्री से जो पुराने यहाँ से निकल के वो भी आए थे, उन्होंने भी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। हमने कन्वोकेशन करवाई 2023 में, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। और मुझे खुशी इस बात की है, मुझे उनके ओएसडी ने बताया कि जब जाते जाते मैडम से पूछा गया कि आपका इस दौरे के लिए सबसे अच्छा सुनहरा क्या था, तो उन्होंने बोला कि वो कन्वोकेशन। तो अच्छा लगा कि उनको पसंद आया था, बहुत उन्होंने उसको सराहा था। हमने इफेक्टिव ई गवर्नेंस के तहत, जैसा हमने कहा, ईआरपी को लेते हुए ईआरपी सिस्टम को, हालांकि मैं मान सकता हूँ कि नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस होता है उसमें कुछ फ्लॉज भी रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं, लेकिन हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम नई चीज़ों में एंटर करेंगे। उसके तहत हमने प्री एडमिशन मॉड्यूल बनाया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट ईआरपी के थ्रू निकाला, मेडिकल सर्विसेज मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट फ्लीट मैनेजमेंट हमने बनाया, ऑनलाइन फिजिकल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल हमने बनाया। इस तरह के कई मॉड्यूल हैं, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हमने ई गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन करा दी हैं। वाईफाई फैसिलिटी हमने पूरे कैंपस में है, यूएलएलएस एक्सटेंशन ऑफ द कैंपस नेटवर्क थ्रू ऑप्टिकल फाइबर एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटी इन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एवलॉज में भी हमने प्रोवाइड कर दिया ऑन द एनालॉजी ऑफ अवर कैंपस। जैसा मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही पार्ट था कि एबीसी आईडी क्रिएट करना, तो हमने एबीसी आईडी क्रिएट करके इंडिविजुअल टीचर्स का, इंस्टीट्यूशन के साथ, फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट का, स्टूडेंट के साथ फिर उनको नेट में रजिस्टर करवाना, ये काम जो है हमारा काफ़ी अच्छा चला है। एक हमारा जो है ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ऑफ ई रिसोर्सेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके तहत भी हमने किया है, काम किया है लाइब्रेरी में। और ऑनलाइन लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी, अब ये नहीं है कि किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे लिए पहले था कि माइग्रेशन के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी लोगों को, कोई बाहर था, यूके में था, उनको यहाँ पर आना पड़ता था, स्वयं वो करना पड़ता था। अब नहीं है, अब ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी है, अब किसी को आने की जरूरत नहीं है, उनको बैठे बैठे जो भी माइग्रेशन चाहिए, जो कुछ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ से, वो सारा का सारा हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। मैं फिर कहता हूँ कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि सिस्टम नया बन रहा है, लेकिन हमने प्रयास किया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब रिजल्ट के लिए बाहर नहीं आना पड़ता। अब आप देखेंगे कि पहले एक समय में हमारे एग्जामिनेशन बॉक्स में पूरे विद्यार्थी भरे रहते थे, अब किसी विद्यार्थी को बंद आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के विद्यार्थी में बिल्कुल स्टूडेंट, मतलब किसी को आने की जरूरत नहीं है, उनको खुद रिजल्ट जो है ऑनलाइन उसी समय में जैसे ही आता है वो ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिपेंसी बहुत कोई ऐसी टेक्निकल है तब अलग बात है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कम एनी स्टूडेंट। हमने ईआरपी के साथ साथ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थ पोर्टल है, उसमें मेनली केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाते 43 मॉड्यूल थे, हमने 40 मॉड्यूल हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। समर्थ का एक मॉड्यूल है, उसके तहत अभी हमने भी MOU साइन किया है। हम आगे आने वाले समय में समर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, समर्थ के तहत हम आगे और मॉड्यूल अपने अपनाएंगे, उनके साथ हमने MOU साइन किया है, वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक और हमने इस बार एडमिशन में नशा मुक्ति के लिए हमारे अभी कोर्ट की मीटिंग थी, आदरणीय कुलाधिपति राज्यपाल जी हमारे जब कोर्ट की मीटिंग के लिए आए थे, तो उनके इनिशिएटिव से एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में हमने उनके आदेश पे इस बार हमारी जो एडमिशन होगी, एडमिशन हमारी सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन एडमिशन में ही ऑनलाइन परफॉर्मा होगा, जिसमें पेरेंट्स भी साइन करेंगे और उनकी अंडरटेकिंग दी जाएगी कि हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, और उसमें कुछ प्रावधान भी रखा गया है तो कोई ऐसा होगा तो उसके लिए, क्योंकि ये बहुत बर्निंग इशू है, करंट इशू है, उसको लेकर के विश्वविद्यालय बहुत सतर्क है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में कोई इस तरह की ना कोई वारदात और कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कई तरह के उपाय भी लिए और आने वाले समय में भी हम और लेंगे। हम अपने आप को स्वयं भी एंटर करें, स्वयं के साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्सेज हैं, आज की डेट में डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, जहाँ से हमारे पास लगभग 5-6 करोड़ का रेवेन्यू भी आ रहा है। थोड़ा सा कई कारणों से मुझे लगता है कि नाउ देयर इज ए नीड टू शिफ्ट इन ऑनलाइन कोर्सेज।
तो उसके लिए भी हमने टैब में यूजीसी में बात की है, हमने पत्र भी लिखा था, मैं स्वयं भी मिला था, यूजीसी चेयरमैन से बात भी हुई थी और कुछ कंडीशंस को लेकर के। हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय ग्रेडेड ऑटोनॉमी में ए प्लस के नाते हमें स्वयं ही वहाँ मिल गया। इस साल से हम वहाँ पर शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन थी, लेकिन उन्होंने हमें कंडीशनल अनुमति देने का निर्णय लिया है। शायद आने वाले समय में हम ऑनलाइन कोर्सेज में आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज में ये है कि एक ट्राइबल में बैठा हुआ किन्नौर में बैठा हुआ विद्यार्थी जो है, उनके डोर स्टेप पे हम कैसे पहुंचे, एजुकेशन उसको तक कैसे पहुंचाएं, वो ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट सोर्स। तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारा किन्नौर से लेकर के भी विद्यार्थी हमारे साथ एनरोल हो सकता है, एक देश के मध्य प्रदेश के ट्राइबल में बैठा हुआ विद्यार्थी भी हमारे साथ एनरोल हो सकता है, यूके में बैठा हुआ विद्यार्थी भी हमारे साथ एनरोल हो सकता है। इस तरह की पूरी सुविधाएं ये विश्वविद्यालय देने का आने वाले समय में प्रयास करेगा। हमने स्पोर्ट्स में भी हम आगे बढ़े हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं गवर्निंग काउंसिल में हूँ, एआईयू में एआईयू की स्पोर्ट्स को, इस विश्वविद्यालय को काफ़ी स्पोर्ट्स मिली हैं और स्पोर्ट्स में हमारे विद्यार्थियों ने पिछले 3 सालों में काफ़ी इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लगभग 3 साल में 500 विद्यार्थियों ने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत बड़ा नंबर है। विश्वविद्यालय छोटा है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी इतने विद्यार्थियों ने एक साथ यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा एच इंडेक्स बढ़ा है, हमारे साइटेशन इंडेक्स बढ़ा है, हमारे जो हैं फैकल्टी मेंबर्स, हमारे प्रोफेसर महावीर हैं जो 2% साइंटिस्ट में आए हैं, केमिस्ट्री में है वो प्रोफेसर बलजीत, वो 2% साइंटिस्ट में 3 प्रोफेसर तीन है। तीसरे कौन है? तीसरे घनश्याम जी रिटायर हो गए ना, इसलिए तो प्रोफेसर घनश्याम जी हैं, लेकिन अभी जो वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए तो अभी दो प्रोफेसर हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे मैं कह रहा था कि हमारे जिस तरह से परियोजनाएं प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिसर्च में हम आगे बढ़ रहे हैं, साइटेशन हमारा बढ़ रहा है, हमारे को कंसल्टेंसी मिल रही है, हमारी रिकॉग्निशन बढ़ रही है रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाते और एक्सेलेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उस नाते मुझे लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स के नाते भी आने वाले समय में हमने एक प्रपोजल रखी थी, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी स्पोर्ट्स अकेडमी को लेकर। जब मैं कुलपति थे हरियाणा में, तो उस समय में हमने रेवाड़ी में, मैं उस समय 2 विश्वविद्यालय में कुलपति था, भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय और रेवाड़ी में, और उस समय में हमने रेवाड़ी में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई थी। उसका आज मैं कह सकता हूँ कि उस अकेडमी से जो विद्यार्थी निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। हमारा प्रयास यहाँ पर भी है कि स्पोर्ट्स अकेडमी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है और बहुत जल्दी हमारा अगला स्टेप होगा कि हम स्पोर्ट्स अकेडमी जो है हम यहाँ पर उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने हाँ की है। और अगर ये स्पोर्ट्स अकेडमी बनती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा जो है आने वाले समय में हमें मिलेगा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। बाकी हम आगे आने वाले समय में हमारा मेन जो फंड है वो हमारा पेंशन में जाता है, तो पेंशन के लिए अपना कॉर्पस फंड बने उसके लिए हम प्रयासरत हैं, ताकि आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि एक साइजेबल कॉर्पस फंड हमारे पास पहुंचाए और कॉर्पस फंड जब हमारा क्रिएट हो जाएगा उसी कॉर्पस फंड से जो है इंटरेस्ट से हम पेंशन दें। हमने काफ़ी बढ़ोतरी भी की है, हमने प्रयास किया है फाइनेंस ऑफिसर के साथ और पूरी टीम, बीवीसी साहब हैं, ये साहब हैं, हम कई बार बैठे हैं, उस पर भी हमने कुछ बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए एक कॉर्पस फंड, अच्छा कॉर्पस फंड हमारे विश्वविद्यालय का क्रिएट हो जाए ताकि उसके इंटरेस्ट से हमारी पेंशन रहे। अदरवाइज आने वाले समय में इट विल बी ए बिग लायबिलिटी फॉर द यूनिवर्सिटी। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी को एक अपने आप में सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। आने वाले समय में नीड बेस्ड कई कोर्सेज हमारे ध्यान में है, स्पेस की कमी के वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कई कोर्सेज हैं नीड बेस्ड जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक मैं नया कंसेप्ट दे रहा हूँ जो हम इस विश्वविद्यालय में शुरू करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी एनालॉजी पे हम जो है एजुकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम शुरू करेंगे।
दिस इज ए न्यू कंसेप्ट विच आई एम गिविंग। एजुकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम एजुकेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, कम्युनिटी को लेकर के हम गांव अडॉप्ट, हमने कुछ गांव अडॉप्ट किए, कुछ और गांव अडॉप्ट करेंगे। गांव गांव जा करके हम विद्यार्थियों को, मान लो नशा मुक्ति का ही है, नशा मुक्ति में जब तक हम हर विद्यार्थी तक नहीं पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा ये सर का एजुकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा। इसी वजह से हम कम्युनिटी तक पहुंचे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, उनकी बेनिफिट तक पहुंचे। ये हम विभिन्न आयाम जो है विश्वविद्यालय के शुरू करेंगे। आने वाले समय में हम कुछ रिसर्च एंड इनोवेशन हब, रिसर्च क्लब्स शुरू करने का है, क्योंकि जब तक रिसर्च क्लब्स नहीं होंगे ऑन द एनालॉजी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज। अभी हाल ही में जब मैं यूके गया था तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मैंने समझौता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ किया था। तो वहाँ पर जाकर के जब हमने देखा तो उनके पास क्लब्स हैं, रिसर्च क्लब्स। तो मुझे लगता है कि उसी एनालॉजी पे हम यहाँ पर आने वाले समय में रिसर्च क्लब्स बनाएंगे, इनोवेशन हब्स बनाएंगे और स्किल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो स्किल गैप है आने वाले समय में जो अभी यूएसए में अगर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, जितनी स्किल अगर हमने ताइवान में जाकर के देखा, सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि 87% टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को ताइवान दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जब हमने देखा तो वहाँ भी हमें इंडियन मिले, भारतीय मिले। हमने यूके में देखा, अगर हेल्थ सिस्टम कैप्चर किया पूरा को पूरा, तो उसके पीछे यूके है। अगर हमने यूएसए में देखा, कैलिफोर्निया में, उसके पीछे भी। यानी कि जो हमारी ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन को माइंड गेन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि वी ट्राई टू प्रोड्यूस द बेस्ट माइंड्स इन द यूनिवर्सिटी इन द टाइम टू कम। उसके लिए हम चाहे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी हम फोकस करेंगे और द्वारा से हम चाहेंगे कि हमारा ब्रेन ड्रेन कम हो, विद्यार्थी अच्छे लोग यहीं रुकें और यही कंट्रीब्यूट करें इस समाज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और देश के लिए, इस तरह का प्रयास। लेकिन स्किल की मैं बात कर रहा था, हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं आने वाले समय में कि एक विद्यार्थी जो एक डिग्री ले रहा है, साथ में हम कंपल्सरी करेंगे उसके लिए कि कम से कम 3 महीने का या 6 महीने का एक स्किल कोर्स साथ लेकर के, ये हम आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय के लिए कंपल्सरी करेंगे। क्योंकि स्किल गैप, मैं जैसे कह रहा हूँ, बहुत सी कंट्रीज में जो स्किल है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन, हमारी कंट्री यंग है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। आने वाले समय में भी यंग रहेगी, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी क्षमता है इस तरह की स्किल प्रोवाइड करने की, स्किल देने की। तो वो जो है क्या है, हमारा विश्वविद्यालय पूरा करने का प्रयास करेगा। प्लेसमेंट हमारी अच्छी है, लेकिन कुछ सोशल साइंसेज में हम प्लेसमेंट सेल को सुदृढ़ करेंगे आने वाले समय में। एंटरप्रेन्योरल सेल, स्किल सेल और प्लेसमेंट सेल, इन 3 पे फोकस किया जाएगा। यही कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि इस विश्वविद्यालय ने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आयाम ने एक साथ काम किया है, आगे बढ़ा है, इसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बात में से छुट्टी हो, प्रोफेसर से कुछ बात कहना चाहते हैं? मैं वैसे तो ऑनरेबल वाइस चांसलर बंसल जी, जिन्होंने हर अचीवमेंट को बड़े विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और हमें लीडरशिप दी है, क्योंकि इन्हें अभी इन्होंने अपने आप भी कहा और ये जाहिर है कि नॉर्थ इंडिया के ये सबसे सीनियर वाइस चांसलर हैं, तो इनके एक्सपीरियंस का हमारे यूनिवर्सिटी को भी बड़ा फ़ायदा मिला है और उसी की ये जो है रिजल्ट है कि जो इतनी बड़ी हमने अचीवमेंट्स जो गेन किए हैं और अभी भी बहुत कुछ करना है बाकी है, वो हमने सारा एनलिस्ट कर लिया है और समय के साथ साथ हम उसे भी अचीव करेंगे। और अभी हम ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, हम इसे भी आगे और ज़्यादा ले जाना चाहेंगे। अब इतना ज़्यादा मैं डिटेल में अब आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा, अभी कुछ चीज़ें हमारी प्रोसेस में हैं। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ऑनरेबल वाइस चांसलर की सीरियसनेस पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमेटी जो है वो मेरे चेयरमैनशिप में है, बट इन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि इन्होंने एक मीटिंग अपने आप करवाई और उसमें सब कमेटीज बना दी हैं डिफरेंट इश्यूज पे कि उनको वो रिपोर्ट देंगे कि हम किस तरह से अपने रिसोर्स को जो है बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इन्होंने काफ़ी कीन इंटरेस्ट लेते हैं और लिया है, और हमें भी उस चीज़ का बड़ा फायदा हो रहा है। धन्यवाद। एक और मैं जी, अगर आप पहले आप अपने प्रश्न करें। एक और मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो मेरे 3 साल हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है मैंने, मैं दोबारा से आग्रह करूँगा। मेरी इच्छा भी है क्योंकि बहुत ओवरबर्डन मैं भी फील कर रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कुलाधिपति जी से, आदरणीय राज्यपाल जी से भी मिलूँगा, और मैं इच्छा जाहिर करूँगा कि अब मुझे इससे रिलीव किया जाए, ताकि अपना प्रोसेस पूरा करके बहुत जल्दी मैं ये चाहूँगा। सर, आपने बात की, आपने कहा कि आप PSR पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कुछ से, तो अभी तक कितने गांव को अडॉप्ट किया आपने, और इसका SOP क्या है, कौन पढ़ाते हैं? नहीं, पढ़ाते नहीं है हमारे, कुछ एक्टिविटी चलाते हैं, कौन चलाते हैं, टीचर है या स्टूडेंट है या? मैं बताता हूँ। तो मैं लॉ डिपार्टमेंट का चेयरमैन और डीन भी हूँ। अभी भी हमने अपने टीचर भेजे हैं। हम क्या करते हैं कि लॉ का अवेयरनेस प्रोग्राम, ये लॉ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इस तरह से हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो करते हैं। तो हम किसी गांव को ले लेते हैं और उसके बाद उस गांव में जाकर जो हमें लर्निंग इश्यूज हैं उस पर क्या जो लॉ है वो प्रोसेस क्या है, और किस तरह से उन्हें जो है रिलीफ मिलेगा अगर कोई इस तरह की उन्हें इंजरी हुई है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और ये काफ़ी सालों से भी चल रहा है, और अभी हमने जो है काफ़ी समय से जो अभी रिसेंटली भी अभी इस मंथ भी हमारी कुछ टीम गई हैं वो, और उन्होंने जो है लोगों को अवेयर किया है। तो ये तो इन्होंने केवल एक एग्जांपल दिया, इसी तरह से सोशल वर्क विभाग है, सभी विभागों में। सर, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, अभी आपने बात की, तो सर मुझे ये बताएं प्लीज़ कि अभी सैलरी का इशू हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो क्या हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमें सरकार के पास नहीं जाना पड़ा? क्योंकि सरकार ने बजट तो बढ़ाया नहीं, सवाल 152 करोड़ था जो वही है, और आपको हर महीने जाना पड़ता है वहाँ पे फाइनेंस के पास, और आपको बजट लेना पड़ता है। मान लो अगर आपको बजट नहीं मिलता है, तो क्या यूनिवर्सिटी में जैसे पीछे अभी नितिन व्यास जी लीड कर रहे थे वहाँ पे सैलरी के इशू को लेकर, तो क्या हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं फीस भी नहीं बढ़ेगी और दूसरे संसाधन भी हमारे पास कम है, तो क्या है हमारे पास ऐसा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में कि हम सैलरी भी देंगे, फीस भी नहीं बढ़ाएंगे और बसें भी खरीदेंगे, तो सब क्या है इस तरह के 3 सालों में? तो हमने संगठन में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास UAT विभाग है, ITAP आ रहा है हमारे पास, और ICDO का मैंने बोला कि हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में बढ़ेंगे। उसमें है हमने पूरा का पूरा तय किया है, हमने 50 करोड़ तक लेने का निर्णय लिया है। जहाँ तक फीस की बात है, फीस हम एकदम नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ हमें लगा, जैसे हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एफिलिएशन फीस है, जहाँ जहाँ हमें लगा BEd कॉलेजेस हैं वहाँ हम एफिलिएशन फीस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, हम डायरेक्टली स्टूडेंट को हिट नहीं करेंगे, मेरा ये कहने का मतलब था। लेकिन जहाँ हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जहाँ बढ़ाएंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे। जहाँ तक सरकार से बात है, सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा बजट जो है उतना ही रखा है। पिछली बार भी हमारे पास 152 करोड़ था, और इस बार भी उन्होंने उतना ही रखा है। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक आप बोल रहे हो, जहाँ तक आपने बोला जी, यूनिवर्सिटी की रिसीट जो है हमारी 24-25 की 148 करोड़, तो ऐसा नहीं है हमने कमाया नहीं है, हम 148 करोड़ हमारी अपनी इंटरनल रिसीट है। यानी कि अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर के 304 करोड़ थे, 304 करोड़, जिसमें से 152 करोड़ हमारे से गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, बाकी तो हमने अपने इंटरनल रिसीट से मीट आउट किया है। वो चाहे हम पेंशन ले रहे हैं, चाहे और खर्चे हैं, वो सारा का सारा इंटरनल यूनिवर्सिटी रिसीट है। लेकिन मैं फिर भी सरकार का धन्यवाद करूंगा, ये नहीं कि सरकार हाथ खींच रही है, ऐसा नहीं है, सरकार हमें दे रही है। सरकार हमें जितनी भी बार आपने मांगने का प्रयास किया। प्रोफेसर साहब, आपने बात की रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, लेकिन सवाल इसमें ये है कि सरकार के वित्तीय संकट का क्या प्रदेश विश्वविद्यालय पर भी असर पड़ा है, और अगर असर पड़ा है तो कितना लार्जर स्केल पर है? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि हमने प्रयास किया है सेल्फ रिलायंट के लिए, और मैं एज ए एकेडमिशियन, एज ए वाइस चांसलर यही कहूँगा कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय
अपने अपने पैरों पे खड़ा होकर के आने वाले समय में पूरी तरह से, लेकिन फिर भी सरकार की हेल्प हमेशा चाहिए। बंसल जी, सवाल आपके प्रयास पर ही है। लगभग 32 से 33 करोड़ का कट है, फीस आप बढ़ाते हैं तब भी आप उसको मीट आउट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष की बात अलग थी, इस वर्ष की परिस्थितियां अलग होंगी। अभी तक भी कर रहे हैं हम, मैं यही बोल रहा हूँ, फाइनेंस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है, अभी तक भी हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर ऐसा क्यों है कि हर महीने जाना पड़ता है सरकार के पास, ऐसा क्यों है? पहले तो ऐसे नहीं था। नहीं पीछे 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 थोड़ा डिले हुआ है, सैलरी में डिले हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे के लिए ये सारा प्रोसीजर ठीक हो जाएगा। चूंकि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस को लेकर लगातार विवाद होता रहा है और इस बार तो इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि सरकार 30 करोड़ जमा नहीं कर पा रही है, तो क्या आपने मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में कोई बातचीत की है? जी, मैंने बिल्कुल बात की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का 2 कैंपस थे, वहां पर 2 कैंपस का निर्णय हुआ था, जो एक वैसे आज की तो एसपीयू की है, मैं एसपीयू का प्रश्न पूछे तो जवाब करेगा, फिर इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक कैंपस बन गया है, वहां पर 13 कैंपस लगभग बन गया है। यह अकादमिक 17 जुलाई में हम वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर, लेकिन जो दूसरा उन्होंने कंप्लीट मना नहीं किया है। जब मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल करवाऊंगा और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारा धर्मशाला का कैंपस भी बनेगा। सर मेरा सवाल भर्तियों को लेकर है। 2020 में नॉन टीचिंग की कुछ भर्तियां हुई थी, मतलब जिसके लिए एडवर्टीजमेंट निकली थी, फॉर्म भी भरे बच्चों ने और स्टूडेंट्स कई बार ये डिमांड भी रखते हैं कि, पर मेरे को ये जानना है कि उन भर्तियों का क्या हुआ, ये कैंसिल हो गई या क्या? नहीं, हमने लगभग मेरिट बेस पे 80 पीएन हमने रखे थे। हाँ, बिल्कुल मेरिट पे हमने मेरिट बनाई, मेरिट के बेस पे जो आया हमने उनको रखा, 80 पीएन हमने रखे। उसके बाद हमने नॉन टीचिंग का भी हमने प्रमोशन भी की है, नॉन टीचिंग की भर्ती शुरू होगी, लेकिन कुछ एक हमारे को सरकार की ये डायरेक्शन थी कि उसको रैशनलाइज किया जाए, तो उसकी कमेटी मैंने बनाई थी पीवीसी साहब की अध्यक्षता में। इनकी कमेटी ने एक हमारी रिपोर्ट अभी हाल ही में दे दी है, अभी हमने इसी में भी रखी थी, रैशनलाइजेशन कितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कितनी खाली है टोटल, लगभग 400 के आसपास है नॉन टीचिंग की। तो उसमें से रेशनलाइजेशन के बाद भी हमने ये सरकार को कहा था कि 200 के आसपास है ना, 175 हमें चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है कि वहां से ओके आते ही हम ये मतलब ये अभी कैंसिल नहीं हुई है? नहीं, कैंसिल नहीं हुई, बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई है। ये प्रक्रिया भी हमारी जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर।